चलो बबुआ, चैप्टर कौन सा बबुआ? भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक बबुआ मैक्स मूलर। कौन है बबुआ? मैक्स मूलर। तुमसे पूछेगा बबुआ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है बबुआ? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या हुआ? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। प्रश्न यह भी पूछता हुआ डायरेक्ट, ये ध्यान देना कि जितना भी डेटा दिया हुआ है इस डेटा से डायरेक्ट प्रश्न आता है ना। तो पूछेगा तुमसे कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कब होता है बबुआ? 6 दिसंबर 1823। फिर पूछेगा हुआ कि किस स्थान पर हुआ था? जर्मनी के डेसाउ में। कहाँ बबुआ? जर्मनी के डेसाउ में। ठीक है बबुआ। तुमसे एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि फ्रेडरिक जो मैक्स मूलर बबुआ, इसके पिताजी का नाम क्या है? विल्हेल्म मूलर। क्या हुआ? विल्हेल्म मूलर। ठीक है। तो पूछा कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर के पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर। फिर पूछेगा कि जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब होता है? अरे बगुला 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ठीक है। फिर तुमसे पूछेगा, अच्छा ध्यान देना कि भारत से हम क्या सीखे। जो भी लेखक भारत से संबंधित लेख लिखा है या भारत के संबंध में अध्ययन किया है, ध्यान देना कि वो विश्व प्रसिद्ध हो गया। ठीक है। और भारत के संस्कृति के विषय में जो खासकर अध्ययन किया है वो और ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है। तो यह ध्यान देना पूछेगा तुमसे कि भारतीय ग्रंथों का जर्मनी में अनुवाद किसमें हुआ? जर्मन में। एक भाषा जर्मनी का भाषा क्या होगा? जर्मन है ना। तो जर्मन भाषा था, फ्रांस का फ्रेंच होता है ना, इस तरीके से। तो जर्मन भाषा में अनुवाद जो होता है कुछ किताब का ये करता है, जिसमें से सबसे पहला किताब हुआ मेघदूत। तो प्रश्न यह भी पूछता है कि मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। है रे गधा। कौन हुआ? कालिदास। मेघदूत के लेखक कालिदास। कौन हुआ? कालिदास। और पूछेगा कि मेघदूत का अनुवाद जर्मनी में किसने करवाया था? किसने हुआ? मैक्स मूलर ने। इतना याद रहेगा ना। चलो फिर पूछेगा, नहीं याद रहेगा? अरे गधा कहीं क्या मारेगा। फिर क्या था? हितोपदेश। दूसरा क्या है? हितोपदेश। इसका भी अनुवाद जो है जर्मन में किसने करवाया था? मैक्स मूलर है गधा। किसने करवाया था? मैक्स मूलर। इस मेघदूत का लेखक जो कालिदास है, लेकिन इसका जर्मन में अनुवाद ये किसमें लिखा हुआ है? भारतीय भाषा में, संस्कृत में। तो इसका जो जर्मनी में अनुवाद किसने करवाया था? मैक्स मूलर ने। ठीक है। और हितोपदेश का भी अनुवाद करवाया। और उपनिषद था हुआ जिसका नाम था कठ एवं केन। क्या हुआ? कठ एवं केन। कठ तथा केन जो उपनिषद है, इस उपनिषद का भी उसने जर्मन में अनुवाद करवाया। ध्यान देना, इन सभी किताबों का अनुवाद किस लिए करवाया? क्योंकि उससे कुछ सीखे। जैसे कोई अनुवाद किया हुआ पुस्तक हम लेते हैं हुआ, तो उससे उद्देश्य हमारा क्या होता है? कुछ सीखना। पढ़ेंगे, पढ़कर उससे कुछ सीखेंगे। तो यही उद्देश्य था इसका कि जो जर्मनी के जो लोग हैं वो इस जर्मन भाषा में, क्योंकि वो लोग तो हिंदी समझ नहीं सकते, संस्कृत समझेंगे नहीं, तो उन लोगों के लिए जो है जर्मन में इसको अनुवाद करवा दे रहे हैं ताकि वो लोग पढ़े और पढ़ करके कुछ सीखे। ठीक है बबुआ। आगे बात करते हैं इनकी जो विद्वता। ध्यान देना कि ये जो व्यक्ति है बबुआ संस्कृत के अध्ययन के लिए, किसके लिए हुआ? संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में जाता है। कहाँ हुआ? लिपजिंग विश्वविद्यालय। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि जरा ये बताना बबुआ कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है वो संस्कृत के अध्ययन के लिए किस विश्वविद्यालय में जाता है? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कहाँ बबुआ? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। ठीक है। ये लिपजिंग विश्वविद्यालय है कहाँ बबुआ? जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है। यहाँ पर जाकर के ये संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद जो है बहुत सारा किताब जिसका अनुवाद भी करते हैं। सबसे प्रमुख कौन है? तो मेघदूत जो कालिदास के द्वारा लिखा गया, हितोपदेश, और फिर एक उपनिषद है जिसका नाम है कठ तथा केन। ये क्या हुआ? उपनिषद है। क्या हुआ? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है हुआ ज्ञान, सॉरी गुरु के नजदीक बैठना। उपनिषद का मतलब क्या है? गुरु के नजदीक बैठना। तो ये कठ तथा केन उपनिषद का भी इसने अनुवाद करवाया था। अब इस बार जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा था इसको लेकर के कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था? तो क्या हो जाएगा? मेघदूत। क्या होगा? मेघदूत का। ठीक है वो। चलो आगे बात करते हैं। 1868 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया, कहाँ की महारानी थी? इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। कहाँ की हुआ? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की महारानी थी, इसका नाम क्या था? विक्टोरिया, है ना। महारानी विक्टोरिया ने इनकी विद्वता से खुश होकर के, विद्वता मतलब इनके पास जो ज्ञान था, जो विद्या को जान उसको विद्वान बोलते हैं, ज्यादा विद्या जानता है,
तो इनकी विद्वता को लेकर के जो है ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। खुश होने के बाद जो है इनको 1868 ईस्वी में व्याख्यान देने के लिए बुलाया। किसके लिए हुआ? व्याख्यान का मतलब क्या होता है? भाषण देना। जैसे अगर तुम्हें बोल दे बबुआ कि वर्तमान समय में जो क्राइसिस चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, उस पर क्या क्या देना है? व्याख्यान देना है। तो व्याख्यान देने का मतलब कि उसको आपको सिद्ध करना है कि किस तरीके से लोगों के लिए वो यूजफुल है और वो यूजलेस यानी हानिकारक है बबुआ, हार्मफुल है ना। कैसे वो यूजफुल और हार्मफुल है, मतलब बढ़िया और खराब है। तो इसको व्याख्या करके तुमको अपने तर्क के आधार पर बताना होता है। और यही बात वो उस चीज़ को वही व्यक्ति बता सकता है जो बढ़िया से उसके विषय में जानता हो। तो इसको जो है भारतीय वेद उद के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। और ध्यान देना कि भारत जिस वक्त दुनिया में लोग कलम पकड़ना नहीं जानते थे, उस वक्त भारत में जो है वेद लिखा गया था, पुराण लिखा गया था, है ना। जिस वक्त लोग अक्षर को लिखना नहीं जानते थे, उस वक्त वेदों की रचना हुई थी। तो इस लेवल का बात था। अभी तो बर्बाद कर दिया है ना। बर्बाद करने में सबका कंट्रीब्यूशन है। जितना कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का है उतना ही कंट्रीब्यूशन अंग्रेजों का है, और उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारतीय कालो अंग्रेजों का है। ठीक है, ये करियक्का अंग्रेज सब बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है, और उम्मीद है कि आगे भी बर्बाद ये करेगा। अभी भी छुटकारा करियक्का अंग्रेज से नहीं मिलने वाला है। ये अभी हमको लगता है कि 50-60 साल लगेगा इससे छुटकारा पाने में, है ना। फिर पूछेगा तो कि तुमसे कि महारानी विक्टोरिया ने फ्रेडरिक मैक्समुलर से क्या बोलते हैं उसको, प्रभावित होकर के उसको व्याख्यान के लिए कब न्योता दिया? 1868 में। ठीक है, वो 1868 में। अब यहाँ बुलाया बबुआ, तो बुलाने के बाद व्याख्यान दिया। व्याख्यान देने के बाद पूरा एकदम वाह वाह क्या बात है। जैसे जब मुशायरा होता है ना, मुशायरा मतलब जानते हो? मुशायरा ना बुआ, मुशायरा का मतलब होता है जब कोई शायर जो है खड़ा होकर के माइक पर शायरी बोलेगा, क्या बोलते हैं उसको? मुशायरा बोलते हैं। जब मुशायरा होगा बबुआ तो बोला कि जब जो कवि है शायर वो एक लाइन बोला, उसका बोला कि वाह 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 वाह, है ना बबुआ। और ये जो वाह वाह बोल करके महारानी खुश हो गई। खुश होने के बाद इसको बोला कि आज हम तुमको उपाधि देंगे। क्या दिया उपाधि बबुआ? नाइट की उपाधि। किसका उपाधि? नाइट का उपाधि। प्रश्न यहाँ से ये भी बनेगा कि जरा ये बताइए कि महारानी विक्टोरिया ने फ्रेडरिक मैक्समुलर को किसकी उपाधि दी थी? नाइट की उपाधि। कौन सा बबुआ? नाइट की उपाधि। जरा ये बताना कि फ्रेडरिक मैक्समुलर इस उपाधि को एक्सेप्ट किया? नहीं बबुआ, रिजेक्ट कर दिया। बोला कि ये सब छोट मोट उपाधि हम नहीं लेते हैं। अतः बोला तो हम यहाँ कहने के लिए चले आए, है ना। लेकिन इस उपाधि से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उपाधि हमको नहीं चाहिए, अपना उपाधि अपने पास रखिए। ठीक है बबुआ। उसके बाद इन चीज़ों से भारत में भी कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इस व्यक्ति से। उसमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद। ये उसके वेद के प्रति लगाव और अध्ययन से, क्योंकि बबुआ ध्यान देना कि जिस पुस्तक का तुम अनुवाद करने जाओगे सबसे पहले तुमको पढ़ना होगा। जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं बबुआ, तो पढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या कि इस चीज़ का कहीं ना कहीं हम गहनता से अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद हम अपनी भाषा में तुमको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जब तक हम उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे बढ़िया से, तब तक तुमको कैसे पढ़ा पाएंगे? अगर हम नहीं पढ़े रहे तो थोड़ी पढ़ा पाते बबुआ, नहीं पढ़ा पाते। तो यही चीज़ होती है कि जब व्यक्ति उस पुस्तक को बाकायदा अनुवाद कर रहा है दूसरे भाषा में, इसका मतलब उस पुस्तक पर वो गहनता से अध्ययन किया होगा। तो इस चीज़ से अच्छा ध्यान देना कि जब व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ेगा तो उससे प्रभावित भी होगा, है ना। जो व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ेगा तो उससे प्रभावित होगा। जैसे मोटिवेशनल क्वार्ट्स वगैरह होता है ना। जैसे बोलता है हुआ कि अभी तो, है ना, अभी तो सूरज सुबह हुई है, जरा से शाम होने दो, है ना। मैं खुद ही लौट आऊँगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने की बहाना ढूंढती है दुनिया, मैं खुद हो जाऊँगा बदनाम, जरा नाम तो होने दो, है ना। तो लोग बदनाम खुद ही हो जाएगा जब नाम होगा। नाम है यही तो बदनामी कैसन, है ना। तो ये इससे क्या होता है कि लोग इंप्रेस होते हैं, खुश होते हैं कि वाह वाह है होता हुआ। तो अब क्या होगा कि लोग इस चीज़ को लेकर के अपने मन में जो विचार होगा किसी चीज़ को लेकर, अरे क्या कहेगा आदमी, मतलब लोगबा का कही। एक चीज़ को द बिगेस्ट डिजीज इज व्हाट द पीपल से, मतलब सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग बा का कही। ये हमारी ठेठ भाषा में, ऐसे हिंदी बोले तो लोग क्या कहेंगे, है ना। तो इस चीज़ से थोड़ा सा लोग जो है छोड़ेंगे, अरे नाम होगा तभी तो बदनाम होगा ना, अभी नाम है नहीं तो बदनाम क्या, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो इस चीज़ से प्रभावित होकर के, लेकिन नहीं, ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा वेद के मामले में यार हमारी संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। लेकिन ध्यान देना कि हर चीज़ में दो पहलू होता है। जैसे सिक्का का दो पहलू होता है ना, जैसे कहीं से तुम पावर ले रहे हो तो उसके लिए भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। जैसे बैटरी है बबुआ, नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना। तो दोनों चीज़ होता है। वैसे ही पैरेलल आदमी के अगर जीवन में सुख है तो उसके पैरेलल यानी कि समानांतर दुख भी चलता है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये व्यक्ति के अंदर ये गुण था, ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा भी दिया, लेकिन कुछ हद तक गलत तरीके से बढ़ावा दिया, है ना। और जिस तरीके से इसने अप्रोच किया इन चीज़ों को,
वो गलत तरीका था, इसलिए इसका जो है क्राइसिस भी होता है, इसका क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिसाइज भी करता है लोग, है ना, मतलब आलोचना, इसका लोग आलोचना भी करते हैं कि व्यक्ति जो है भारतीय संस्कृति को बर्बाद किया है, बर्बाद करने में इसका भी बराबर का योगदान है ना, तो इस तरीके से। लेकिन स्वामी विवेकानंद उस वक्त तक, ध्यान देना कि कोई चीज़ अगर बढ़िया तुमको अभी लग रहा है तो उसका जो खराब गुण होगा ना वो कुछ समय के बाद दिखाई देगा। उस वक्त तक उसके समकालीन थे ये स्वामी विवेकानंद जी, तो ये उसको बोले वेदांतियों का वेदांती। ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में, पूछेगा हुआ क्या कि जरा ये बताइए कि किसने फ्रेडरिक मैक्स मुलर यानी मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा, किसने फ्रेडरिक मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा? स्वामी विवेकानंद। किसने बउआ? है ना बउआ। यह भी पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद ने, घुमा के पूछेगा तो स्वामी विवेकानंद ने फ्रेडरिक मैक्स मुलर को क्या कहा था? वेदांतियों का वेदांती। क्या बोला था बउआ? वेदांतियों का वेदांती। तो ये टोटल हुआ, ध्यान देना इसमें से मैक्सिमम देखो जो क्वेश्चन पूछने लायक है ये इतना डेटा हो गया। इसके बाद 2-4 गो जो तुम्हारा कहानी लिखा हुआ है इसमें से 2-4 गो क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। जो मेजर जो क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है। इतना डेटा याद अगर रखते हो तो फिर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारे पास ऑप्शन जो हुआ है दुगुना है, 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 50 को बनाना है। ठीक है, हमको याद है कि उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु भी पूछ दिया था, दोनों पूछे। मान लो कि जन्म मृत्यु दोनों पूछ दिया, हमको याद है कि जन्म कहिया हुआ था, मार देंगे जन्म, मृत्यु वाला खेला बनाएंगे, छोड़ देंगे, है ना। तो तुम्हारे पास ऑप्शन पर्याप्त है, इसलिए कोशिश करो कि कम से कम डेटा याद करो और उसको याद करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डील कर सके। हालांकि डेटा के बाद तो मटेरियल में होगा तुम्हारा इतना डेटा दिल लगेगा, चिंता मत करना, है ना। मटेरियल में ढेर सारा डेटा है, कम डेटा उसमें नहीं है। लेकिन पढ़ने की अगर बात करें जिससे क्वेश्चन मेजर बनता है वो इतना ही है। इसलिए बोले थे ना कि अगर पास ही कराना हो तो मैं 2 से 2.5 महीना पढ़ने वाला अगर बच्चा है तब, है ना, 2.5 महीना में हम पास करा देंगे अच्छा नंबर से, 250 से 300 तक नंबर आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर अच्छा स्कोर करना है तो ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि अगर 50% या जो भी 60% क्वेश्चन स्कोर करना है तो उतना तुम इतना से कर लोगे। लेकिन 70 जाना है, 80 जाना है, 90 जाना है, 95 जाना है, तो बउआ फिर तुमको ये भी डेटा याद रखना हो कि जन्म कब हुआ था, तो इसके साथ यह भी डेटा याद रखना हो कि मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, ये होता है। तो थोड़ा सा और ये हुआ कि पूछा, अच्छा ध्यान देना इस चैप्टर में बोला है कि ये जो मैक्स मुलर है वो भारत से कुछ सीखने के लिए किसे बोलते हैं बउआ? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को। किसे बुआ? युवा अंग्रेज अधिकारियों को। तो प्रश्न पूछता है बउआ कि जरा ये बताना कि ये जो भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ में मैक्स मुलर किसे कुछ सीखने की बात कर रहे हैं? युवा अंग्रेज अधिकारियों को, यानी कि जो नया अंग्रेज अधिकारी भारत में जो नियुक्त हुआ है उसे मैक्स मुलर बोलते हैं कि भारत तो जा रहे हो, कुछ सीख कर आना। जैसे क्लास में आता हुआ तो कुछ सीखने के लिए, वैसे इसको बोला कि भारत तुम जाते हो, तुम वहाँ सीखने के लिए तुमको बहुत कुछ मिलेगा, है ना, बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। और क्या क्या चीज़ मिलेगा ये पाठ में इसका चर्चा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लो। चैप्टर का नाम हुआ कि भारत से हम क्या सीखे, मतलब भारत से हम क्या सीखे, नहीं सीखे थे, नहीं क्या सीख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जो भारत से क्या सीख सकते हैं, हम लोग नहीं, जो भारत के बाहर के लोग हैं। हम तो भारत में तो हम तो सब कुछ सीख चुके हैं, है ना। भारत में पॉलिटिक्स कैसे होता है ना, भारत में गुंडा राज जो है लोकतंत्र में कैसे होता है। तो तुमसे पूछेगा बउआ कि युवा अंग्रेज अधिकारियों को किसने कुछ सीखने की सलाह दी भारत से? मैक्स मुलर ने। किसने हुआ? मैक्स मुलर ने। युवा अंग्रेज अधिकारियों को किसने भारत से कुछ सीखने की सलाह दी? मैक्स मुलर ने। प्रश्न ये पूछेगा कि मैक्स मुलर किसे कुछ सीखने की सलाह देते हैं भारत से? युवा अंग्रेज अधिकारियों को, जो भारत में अभी नियुक्त हुए हैं, यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है बउआ, अब बाकी इसमें डिटेल में जो चीज़ें हैं उसको हम चैप्टर में देखेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लो, भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक बुआ कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इस चैप्टर के लेखक कौन है ना, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। आगे बात करते हैं कि इनका जो जन्म कब होता था? 6 दिसंबर 1823 को। 6 दिसंबर 1823 को। स्थान क्या हुआ? तो जर्मनी के डेसाउ में। कहाँ? जर्मनी के डेसाउ में। इनके पिता का नाम विल्हेम मुलर। क्या हुआ? विल्हेम मुलर। निधन कब होता है? तो 28 अक्टूबर 1900 को। 28 अक्टूबर 1900 को। आगे बात करते हैं कि इनका कुछ महत्वपूर्ण जो है वो योगदान रहा है ना। योगदान की बात करें तो जर्मन भाषा में बहुत सारे भारतीय पुस्तकों का इन्होंने धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया है, जिसमें से एक किताब जिसका नाम है मेघदूत। हालांकि इसका संस्कृत में नाम है मेघदूतम। ठीक है, तो मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। कौन बउआ? कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है ना हुआ, भारत का शेक्सपियर।
ये शेक्सपियर कौन है बबुआ? तो एक महत्वपूर्ण जो है वो फिलोसफर है, दार्शनिक, ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो इनको जो भारत का शेक्सपियर कहा गया, इसके ये जो है मेघदूत के लेखक है, रघुवंशम के भी यही लेखक है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक और किताब जिसका नाम है हितोपदेश, इसका भी जर्मनी अनुवाद करवाया। फिर क्या हुआ कि कट तथा केन का जो उपनिषद है इसका भी जर्मनी में अनुवाद करवाया, जर्मन भाषा में। और ये व्यक्ति इस किताब को पढ़ पाए, इसका वजह क्या था? इस व्यक्ति ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था लिपजिंग विश्वविद्यालय से। कहां से? लिपजिंग विश्वविद्यालय से, ठीक है बउआ। आगे बात करते हैं, इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने इन्हें विशेष आमंत्रण दिया, बोला कि आइए हमारे यहाँ वेद उपनिषद पर आकर के व्याख्यान दीजिए। ये व्यक्ति वहां जाता है 1868 ईस्वी में। कब हुआ? 1868 में, और व्याख्यान भी देता है। व्याख्यान से महारानी विक्टोरिया बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। प्रभावित होने के बाद इस व्यक्ति को एक उपाधि देते हैं। उस उपाधि का नाम क्या हुआ? नाइट की उपाधि। क्या? नाइट की उपाधि, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत में भी कुछ लोग थे जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे इनके कार्यों से। उस वक्त तक जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रभावित थे वो थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे बुआ? विवेकानंद। ये जो है इसको वेदांतियों का वेदांती कहते हैं। क्या हुआ? वेदांती। वेदांत का मतलब क्या होता है कि जो वेद का अंत किया हो। अंत करने का मतलब मार दे, फाड़ दे। अभी तो रामायण में भगवा जो होता है, अंत करने का मतलब क्या होता है? वध कर देना, काट दिया गर्दन, अंत हो गया, है ना? नहीं हुआ। वेदांत का मतलब यहां होगा वेद का अध्ययन करके अंत कर दे, खत्म कर दे, है ना? तू भी वह किताब अंत कर सकता है, किताब पढ़ के खत्म कर दो। खत्म करने का मतलब पढ़ के खाली खत्म नहीं कर दिया बउआ, बाकायदा वो तुम्हें याद होना चाहिए। सोचो कि एक व्यक्ति जो जर्मन भाषी जन्म से है, लैटिन भाषा में भी बउआ ये व्यक्ति लिखता है, बहुत कम उम्र में लैटिन भाषा लिखने लगा था। ये व्यक्ति संस्कृत दूसरे देश का भाषा पढ़ करके और वहाँ के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, और अध्ययन करके बउआ उसका जो है अनुवाद ही अपने भाषा में करता है। सोचो कि कितना व्यक्ति कितना होशियार है। जितना ज़्यादा लैंग्वेज तुम जानोगे, एक से अधिक लैंग्वेज, जितना ज़्यादा लैंग्वेज जानोगे उतना बढ़िया हुआ तुम्हारे पास वो नॉलेज होगा किसी भी चीज़ को समझने के लिए। उतना ही व्यक्ति वो जो उसका IQ भी अच्छा होता है, जिसका भी जितना बढ़िया IQ उतना ज़्यादा लैंग्वेज, है ना। चलो आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जो बउआ इसको क्या बोलते हैं? वेदांतियों का वेदांती। क्या बोलते हैं? वेदांतियों का वेदांती। अभी तक अच्छा ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत से हम क्या सीखें या भारत से कुछ सीखने का उपदेश मैक्स मूलर किसे देते हैं? युवा अंग्रेज अधिकारियों को, युवा अंग्रेज अधिकारियों को, ठीक है बउआ। चलो तो ये तुम्हारा इतना डेटा ध्यान में, जितना भी तुमको डेटा दिया ना इसमें, इससे कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारा पूछा ही है। ये अगर किसी साल पूछा तो अगले साल ये पूछेगा, किसी साल में ये पूछा तो किसी साल में ये पूछा, है ना, इस तरीके से पूछा। बाकी 2-4 क्वेश्चन तुम्हारा किताब से है, वो उतना मेजर नहीं है ना, इससे तो कंफर्म पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इससे कंफर्म रहेगा वो 100%, ये गारंटी के साथ। एक क्वेश्चन 100% रहना है तो रहेगा, हाँ ऑब्जेक्टिव में। चलो आगे सुनो बुआ, कहानी थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। तो ताकि सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। कौन सा हुआ? भारत। पूछेगा कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को किसने कहा? मैक्स मूलर ने। किसने हुआ? मैक्स मूलर ने। देखो किताब पढ़ना आसान है, लेकिन किताब से कहाँ क्वेश्चन बनता है ये मुश्किल है ना। तो इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझसे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह भी प्रश्न पूछेगा कि सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को मैक्स मूलर ने कहा है? भारत को। यह क्वेश्चन इस बार पूछा है ना, कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? मैक्स मूलर के अनुसार कौन सा देश है? तो भारत। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है, मतलब भारत ऐसा देश हुआ जहां भूतल यानी कि धरती पर, है ना, धरती पर ही स्वर्ग की छटा बिखर रही, मतलब लगता है जैसे हुआ कि स्वर्ग है, धरती नहीं, क्या है ये? स्वर्ग है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य है, तो मैं यह भी भारत का ही नाम लूंगा। यहाँ भी मतलब अगर ये बोले कि मानवों के लिए जो सबसे कष्ट, मतलब सबसे खतरनाक टॉपिक हुआ, जो सबसे बड़ी समस्या, जटिल समस्या थी, उन समस्याओं का समाधान भी किसी देश ने अगर खोजा है और किसी भूभाग ने खोजा है, उसका भी नाम लेने के लिए अगर बोलिएगा तो हम भारत का नाम लेंगे। कौन बोल रहा है? मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर बोला कि अगर उसका भी नाम बोलिएगा तो हम भारत ही लेंगे, जिसमें कांट, हीगेल,
प्लूटो जैसे दार्शनिक के विचार तो लोग यूरोपीय पढ़ते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए भारत के दर्शन आपको पढ़ने ही होंगे। और यदि यूनानी, रोमन और रोमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण, अधिक स्वर्गागीन, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का नाम लूँगा। है ना, कि अगर लोग सोचे कि अगर मनुष्य का जीवन जो मनुष्यता से भर जाए, मनुष्य के जीवन में वास्तव में मनुष्यता आए, और कौन सा साहित्य पढ़े, कौन सा किताब पढ़े, तो यहाँ भी हम नाम लेंगे भारत का। भारत का साहित्य पढ़िए, भारत का दर्शन पढ़िए, वास्तव में आप मानव हो जाइए। वास्तविकता बहुआ मानव होगा ही। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जब पूजा होता है ना, हमारी संस्कृति में, तो ध्यान देना, कई बार बताए हैं, बार बार बताते इस बात को बहुआ, हमारा संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम का। मतलब वसुधा का मतलब क्या होता है? धरती। इस धरा पर जितना भी लोग हैं, कुटुंब का मतलब क्या होता है? हित, अपना, यानी कि पूरा धरती पर का जो आदमी है वो अपना है। दूसरा बहुआ, हमारे यहाँ जब पूजा होता है, अंत में एक नारा लगता है ना, सत्यनारायण स्वामी का अगर पूजा में देखा हुआ, बोलता है कि विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये बोला कि हमरे कल्याण हो, हमरे जय हो, हमरे हमेशा जो है प्रचार हो। बोलता बहुआ? नहीं बोलता है। क्या बोलता है? विश्व का कल्याण हो, है ना, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। धर्म का मतलब यहाँ किसी विशेष पूजा पाठ करने की पद्धति से नहीं है, धर्म का मतलब यहाँ मानवता से है। किससे हुआ? मानवता से है। सोचिए, और कोई बोलता है कि विश्व का कल्याण हो, अपना कल्याण हो? बाकी क्रिश्चियन में देख लो, यहूदी में देख लो, इस्लाम में देख लो। इस्लाम में तो यहाँ तक बोलता है, उसका जो हदीस या कलमा क्या है वो कुरान शरीफ में शायद बोला गया है। लोग ऐसा बोलता है, जो कुछ लोग, हालांकि हम पढ़े ना बउआ है, डिबेट में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि उसमें बोला गया कि अल्लाह के अलावा जो है इबादत के योग्य कोई है ही नहीं है। लेकिन हमारा धर्म ये नहीं बउआ। हमारे यहाँ, हमारे धर्म में सभी धर्म को तवज्जो दिया गया। जरा ध्यान देना कि विश्व में सबसे पहला धर्म जो है, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। हमारे धर्म से ही दो महत्वपूर्ण धर्म विश्व में निकला बउआ, जो है क्या बोलते हो, बौद्ध और जैन धर्म। ये हमारा धर्म का ही शाखा है। नहीं हुआ, बौद्ध धर्म, यहूदी दूसरा धर्म है ना, उसको जीसस बोलते हैं। ठीक है, चलो। जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। तुमसे पूछेगा बबुआ कि जरा ये बताइए कि सच्चे भारतीयों का दर्शन कहाँ होगा? गांव में, शहर में? कहाँ होगा? गांव में। कहाँ बबुआ? गांव में। इस पर आगे कविता भी तुमको पढ़ना होगा, स्वदेशी, है ना, उसमें ही बताया जाएगा। चलो बबुआ, लेकिन 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। बस समस्याओं की बात करें तो अभी भी 19वीं सदी में भी जब ये लिख रहे थे, उस वक्त 19वीं सदी था। बता दें, सदी का मतलब 1800 से लेकर के 1900 तक का जो कालखंड होगा, 1801 से लेकर के 19वीं सदी कहलाएगा। इनका जन्म कब होता है? 1823 में। तो ये तो 19वीं सदी में जन्म ही लिए हैं, तो बात करेंगे तो 19वीं सदी का ही बात करेंगे। तो उस वक्त तक जो बोला बउआ कि भारत में भी अनेक तरीके की समस्याएं हैं, ये नो डाउट, ये बातें हैं, और हर जगह होता है, अभी भी है, बहुत सारी जगह में अभी भी है। चाहे कितना ही डेवलप क्यों ना हो जाए, समस्या सब जगह रहता है। तुम कितना ही पैसा कमा लो बउआ, किसी न किसी चीज़ का कमी जरूर रहेगा, है ना, वो रहता है। तो कमी है, लेकिन उसका समाधान करना हम लोगों के लिए भी वांछनीय है, मतलब जरूरी है। अगर हम यूरोप वासी हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर भारत में समस्या है तो इसका समाधान हम करें। ठीक है बउआ, यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे साइंस के क्षेत्र में है, धर्म के क्षेत्र में है ना, साहित्य के क्षेत्र में है, भाषा के क्षेत्र में है, ज्योग्राफी यानी भूगोल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में बउआ तुम्हारा अभिरुचि है, उस अभिरुचि के लिए अगर संपूर्ण विकास की अगर संभावना कहीं है तो कहाँ है? भारत में। साइंस पढ़ना चाहते हो तो भारत में आ जाओ, एक से एक वैज्ञानिक, महर्षि सुश्रुत, चरक, है ना, जो बउआ जो आयुर्वेद का जनक। सर्जरी का बउआ अभी जितना इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो कि वो देखता हुआ कि ऐसे कॉटन वाले करके ऐसे पोछता है चुटवा से, उससे कई गुना खतरनाक जो औजार बउआ सर्जरी में, ऑपरेशन में जो काम आता है, वो चरक संहिता में छापा हुआ है। सोच लो बउआ, दुनिया में सबसे पहली बार ब्रेन का सर्जरी, विज्ञान में बात करते हुआ सबसे पहली बार ब्रेन का सर्जरी भारत में हुआ था। सबसे पहला बार बउआ आंख का सर्जरी भारत में हुआ था। ये भारत, अभी का भारत जैसा भारत नहीं था। अभी तो लूट के बर्बाद कर दिया ना सब। भारत किसी समय हुआ सोने का चिड़िया कहलाता था, है ना। चलो, अगर तुम, ये तो साइंस का हो गया बउआ,
मैथ की बात करते हैं तो दुनिया को गिनती नहीं आता बउआ अगर आर्यभट्ट शून्य नहीं दिए होते। आर्यभट्ट जो है शून्य का आविष्कार नहीं करते तो दुनिया को गिनती 1 लाख 2 लाख 5 लाख 5 करोड़ 20 करोड़ जो लिखता 50 करोड़ लिखता बउआ नहीं लिख पाता अगर जीरो आर्यभट्ट नहीं देते। तो ये दिया है बउआ भारत। भारत तो कोई मामूली सा ऐसा नहीं कि भारत पर किसी ने उपकार किया है। अगर देखे बउआ तो दुनिया की अपेक्षा दुनिया पर भारत ने ज्यादा उपकार किया है ना। चलो आगे बात करते हैं। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब अगर आप भू विज्ञान मतलब जमीन के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हिमाचल क्या बोला श्रीलंका से, श्रीलंका का जो तटीय मैदान जो हुआ है समुद्र के एरिया से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के हिमाचल या हिमालय तक चले जाओ बउआ, वहां तक ज्योग्राफी में तुमको बहुत कुछ मिलेगा। कहीं गड्ढा मिलेगा, कहीं पहाड़ मिलेगा, कहीं झील मिलेगा, कहीं मैदान मिलेगा, कहीं नदी मिलेगा, कहीं बर्फ मिलेगा, कहीं देह में आग लगेगा गर्मी से, है ना। तो ये सब तरीके का बउआ तुमको अध्ययन करने के लिए जगह मिल जाएगा, है ना। कश्मीर कन्याकुमारी से उठो और वहां कश्मीर हिमालय तक पहुंच जाओ, ठीक है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। अगर बउआ वनस्पति मतलब जानते हो ना पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करना चाहते हो तो भारत में बहुत तरीके का है। जैसे अगर कश्मीर में जाओ तो सेब के पेड़ के बारे में अध्ययन कर लो, नासिक जाओ तो अंगूर संतरा के बारे में अध्ययन कर लो, दक्षिण में तमिलनाडु के जाओ तो नारियल के बारे में पढ़ लो, है ना। वही पूर्वोत्तर में जाओ तो बांस के बारे में पढ़ लो बउआ। अगर हिमालय में जाओगे तो चीड़ और देवदार टैक्सोल जैसे कैंसर में इलाज होने उपयोग में आने वाला पेड़ के बारे में पढ़ लो। तो वनस्पति के मामले में बहुत सारा बउआ यहाँ हमारे यहाँ जो विविधता है। अगर मैग्रोव के जंगल के बारे में पढ़ना है तो सुंदरवन चले जाओ, इधर गुजरात चले जाओ, है ना। सुंदर बउआ उसका नाम है ना, सुंदरवन डेल्टा का नाम है, ठीक है। गधा कहीं का सुंदर के बारे में इसको पढ़ेगा तो ज्योग्राफी पढ़ने आ जाएगा, बैला कहीं का। चलो यदि आपकी रुचि सुनो, यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हैकेल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। मतलब अगर जीव के बारे में अध्ययन करना चाहते हो तो समुद्र के किनारे जाओ, बहुत सारा भारत के समुद्र के किनारे बहुत सारा जीव मिलेगा बउआ तुमको, है ना। बहुत सारा विविध प्रकार के। अगर देखो कि आदमी करिया क्या होता है पढ़ना है तो दक्षिण चले जाओ, साउथ में इंडिया के साउथ में वहाँ करिया आदमी मिलेगा, तब वहाँ अध्ययन कर सकता है कि आदमी करिया क्या हुआ, क्या अध्ययन करना बताएगा, रिसर्च करके पढ़ना पड़ेगा। गधा कहे का बताएगा तोरा, तो यही इसी के ऊपर रिसर्च करना हो कि काहे करिया हुआ नहीं हुआ, तो वहाँ पढ़ सकते हो। आज पूछा कि गोर काहे हुआ तो कश्मीर चले जाओ, है ना, कश्मीर में उज्जर मिलेगा। चलो बउआ आगे बात करते हैं। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही रहेगा। मतलब लोगों के बारे में, लोगों का जो जीवन यानी कि विकास जो रहा हुआ जीवन क्रम का, उसके विषय में अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो भारत एक संग्रहालय के रूप में आपको दिखाई देगा, ठीक है। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपके जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। ध्यान देना बबुआ, तुमसे पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन हुआ? अलेक्जेंडर कनिंघम। पूछा भारतीय सर्वेक्षण जो सर्वेक्षण का रिपोर्ट होता है पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने हुआ? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। फिर पूछेगा तुमसे कि बउआ नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में। कहाँ बउआ? बिहार में, ठीक है। ये कैसा था? बौद्ध बिहार। पूछेगा कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ पहला, वही पुराना। पहला का मतलब क्या हुआ? पुराना। पुराना का मतलब पहला। चलो, यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेनियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। अगर सिक्का के बारे में वो आप रिसर्च करना है कि सिक्का पैसा जो है वो कौन कौन से कहाँ का है, किस तरीके का होता है, तो वो भी भारत में तुमको मिल जाएगा। तुम्हें कहाँ का सिक्का चाहिए? रोमन का चाहिए, ईरान का चाहिए, है ना। वो खुदाई में मिलता है। खुदाई तो अभी संग्रहालय में रखा हुआ ढेर सारा, है ना। अपना घरे खोदो, गधा कहीं का। अरे जहाँ जहाँ प्राचीन सभ्यता का अवशेष मिला है ना, वहाँ खोदोगे वहाँ मिलेगा। जैसे पटना में कुम्हरार में है ना। पटना में कुम्हरार गए हो? नहीं गए हो? मौका मिले तो कभी घूमना, बगल में है। ये सब चीज घूमने मौका मिलेगा कहाँ से? तो फ्री फायर खेलने के लिए मौका मिलता है।
बकलुल कहीं का। अरे दुकान पर जैसे मान लो कि 1 जनवरी है या मकर संक्रांति है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, कभी छुट्टी मिले पर्व त्योहार में घूम लो। लछन में नहीं जाने देने वाला, जाने किसे देगा? अरे वैसे आदमी तो बनो। जैसे सोचोगा कि बिलाई के, सुनो, बिलार जो, बिलार जानता ना, बिलार है ना, बिलार के दूध के रखवाला करने के लिए देगा, जब पी जाएगा ओकरा आप जाएगा देने के लिए, योग्य बन जाओ, योग्यता आएगा तब घूमने के लिए। हाँ, लत खोरपाना करता है, कभी उधर तो लड़ाई करेगा, कभी उधर लड़ाई कर लेगा, कभी उससे लड़ जाएगा। आप कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो बउआ आगे देखो। हाँ, एक इसमें सुनो, इस सिक्का के मामले में एक इसमें क्लाउज जोड़ा गया है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित, ठीक है। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, ठीक है बउआ। तुमसे पूछेगा कि सोने का जो सिक्का, दारिस नामक सिक्का, कैसा हुआ? दारिस। सिक्का का नाम क्या था? दारिस। तो दारिस सोने के सिक्का के सिक्कों का घड़ा है ना, किसे मिला था? सोने से भरा सिक्कों का घड़ा किसे मिला था बउआ? वारेन हेस्टिंग्स गधा, वारेन हेस्टिंग्स है ना, वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा जरा ये बताना बउआ कि ये जो घड़ा मिला था तो उस घड़ा में सिक्कों की संख्या कितनी थी? 172। और ये सिक्का किसका था? सोने का था। किसका? सोना का सिक्का। सोचो बउआ 172 को घड़ा मिला था, कहाँ? तो बनारस, पूछेगा बनारस में। कहाँ हुआ? बनारस में। नरे गधा, उस शमशान घाट है गधा। हाँ बनारसे में है तो घटना मिला था इसको पैसा, गधा कहीं का। हाँ लगता है। आदमी बोलता है कि काशी में मरना मतलब काशी विश्वनाथ के गोद में, है ना, ये बोला जाता है। चलो सब मैथोलॉजी है तो सब अपना अपना जगह, सबका अपना अपना जगह है, ठीक है। तो पूछा कि दारिस नामक सोने का सिक्का जो है किसको मिला था होगा घड़ा? वारेन हेस्टिंग्स को। किसे हुआ? वारेन हेस्टिंग्स को। उसमें कितना सिक्का का संख्या था हुआ? 172। कितना सिक्का था? 172। अब जब इसको मिला ना बउआ तो ये देखना, मालिक के सामने चापलूसी करना चापलूसी के दिखा दिया। हम मालिक के पास सिक्का भेज देंगे, बड़ा हमारा नाम होगा, बल्कि वाह 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 बहुत अच्छा काम किए हो, है ना। लेकिन ध्यान देना क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्तित्व प्रमाणित कर देगा, है ना। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही ना पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जो पैसा मिला बउआ वो लगे जैसे सोने तो है, सिक्का है, उसको क्या किया? गला दिया। जबकि उस पर रिसर्च करके पढ़ता कि आखिरकार सिक्का है किसका, कब चला, क्यों चला, इसका मूल्य क्या था, इसका महत्व क्या था, इसके विषय में उस पर अध्ययन किया जा सकता था। वारेन हेस्टिंग्स को ये उम्मीद था कि इस प्रकार का अध्ययन उस पर होगा, लेकिन इस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरा। उसका जो मालिक था उसको क्या किया? गला दिया और नया कुछ जो है अपना ढलवा करके बना लिया, ठीक है। चलो, जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि गला दिया तो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दे। मतलब बताइए कि आपसे बोला है कि आपसे पहले जो व्यक्ति गया है वारेन हेस्टिंग्स, वो ऐसा काम किया। आप जो जा रहे हैं नए अंग्रेज अधिकारी, युवा अंग्रेज अधिकारी, तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि भविष्य में ऐसा दुर्घटना जो है फिर कभी न घटे, ठीक है। चलो, दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं। मतलब जो होता है ना दैव विज्ञान, देवता के बारे में विषय में, तो ध्यान देना कि भारत में देवता के विषय में बहुत गहनता से अध्ययन किया गया है। हमारे यहाँ बहुत देवता है, बहुत देवता है ना। इसीलिए बोला कि भारत के कंकर में क्या है? शंकर है ना। कंकर में क्या है? शंकर है ना। चलो बउआ, भारत में एक से एक देवता है। जल के देवता अलग, पानी के देवता अलग, है ना, जल मतलब पानी, वायु के देवता अलग, हवा के देवता अलग है, आग के देवता अलग है, अन्न के देवता अलग है, मिट्टी के देवता अलग है, सूर्य जो है प्रकाश के देवता अलग है। तो सब इस तरीके से अलग अलग देवता बनाया गया। तो दैवत्व विज्ञान के बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहें तो भारत एक जीता जागता हुआ मूर्त रूप में है ना। इसके माने भी यहाँ प्रॉपर जो है कंटेंट हमें मिलेगा यहाँ अध्ययन करने के लिए, ठीक है। चलो
आगे बात करें, नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध गधा बताते हैं, यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रस्टिलस में मिलती है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है। ध्यान देना बबुआ कि अभी क्या कहते हैं लोग कि हम पश्चिम से सीखे हैं। अगर पश्चिमी सभ्यता यानी कि हम अगर अंग्रेज का गुलाम नहीं हुए होते, पश्चिमी लोग हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हम सभ्य नहीं होते। जबकि बउआ है उसके उलट, अगर भारत में अगर भारतीयों का जो है ज्ञान पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होता तो पश्चिम के लोगों को कुछ नहीं आता है ना बउआ। यानी कि मूल जो है भारत के ही लोग है। एक कहावत तो तुमको याद दिया गया है कि शेर के खाल में गदहा, मतलब क्या हुआ है तो बउआ शेर का खाल पहने हुए, बीचवा में क्या है गदहा है ना। चलो बउआ आदमी ने गदहा, आदमी गदहा हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। चलो हमें इससे भी और अधिक प्रत्न युग में प्रवेश करना होगा। प्रत्न का मतलब क्या हुआ? पुराना युग। प्रत्न युग का मतलब पुराना, प्राचीन युग। प्राचीन का मतलब भी पुराना, प्रत्न का मतलब भी पुराना होता है। यानी कि इसको और बढ़िया से समझने के लिए और अधिक प्रत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गईं, तथापि यह संदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो केवल भारत में ही पाया जाता है। मसाला की बात करें तो जो काली मिर्च, इलायची वगैरह होता है वह केवल भारत में ही पाया जाएगा। ध्यान देना, भारत को जम्बू द्वीप, जब पूजा करोगे तो पूजा करते वक्त पंडित जी बउआ ये बोलते हैं कि भारत आर्यावर्ते, भारतवर्षे, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, है ना। नहीं सुना है? संकल्प तो होता है जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, भारतवर्षे, है ना, भारत खंडे, बिहार राज्य, पटना, फिर रानीसराय ग्रामे, बख्तियारपुर क्षेत्रे, है ना, अहम संकल्प करोसी, है ना। इस तरीके से होता होगा। तो ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जम्बू द्वीप, ध्यान देना, जम्बू द्वीप जो आया है, जम्बू द्वीप का शुरुआत शब्द का उत्पत्ति हुआ जामुन से। किससे हुआ? जामुन। तो जम्बू द्वीप यानी कि जामुन का पेड़ जो केवल जम्बू द्वीप में ही पाया जाएगा। तो जम्बू द्वीप का एक खंड भारत है ना। तो भारत में केवल विशेष प्रकार का जो है पेड़ पाया जाएगा। जैसे केसर की बात करते हैं, केसर भारत में बहुत ज्यादा होता है। और जम्मू कश्मीर का रीजन अभी वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जा में है ना, पीओ के, वहां पे केसर होता है। बहुत सारा ऐसा चीज जो केवल भारत में ही होता है। क्या? हाँ बहुत महंगा, 2.5-3 लाख रुपए किलो बिकता होगा। और सोचो 2.5-3 लाख रुपए किलो। जब प्रचार करता है गुटखा के तो शाहरुख खान हर कण में केसर का स्वाद, है ना, मार के सो जाता है, मरवा देगा आदमी के। बोलता है क्या, किसका प्रचार? तो पान मसाला का प्रचार करते हैं, गुटखा का थोड़ी प्रचार करते हैं। और इनडायरेक्टली गुटखा का प्रचार करता है। ये हमारा भारत देश है। जबकि सुनो, पैसा लगी वो तो उसको पैसा मिला, सरकार भी कितना पहले सोचो। अगर गुटखा के प्रचार से या गुटखा कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग से बना गुटखा बिका, उससे सरकार को अगर 10 करोड़ रुपया फायदा हुआ है, तो गुटखा से होने वाला नुकसान को भरने के लिए, जैसे किसी को कैंसर हो गया उसका इलाज के लिए, कहीं पर जो है गुटखा खा के थूक दिया उसको सफाई करने के लिए, अगर 10 करोड़ रुपया फायदा हुआ है तो 15 करोड़ रुपया उसको उसमें खर्चा लगेगा साफ करवाने। फिर भी सरकार उसको बंद नहीं करवाएगा। तो वही हो गया बुआ कि तुम दुकान खोले हुए हो, है ना, 50 रुपया का सामान बेचा और खरीदना कितना का पड़ गया? 60 रुपया का। तो फायदे का बिजनेस हुआ। कोई दुकानदार क्या इस तरीके का बिजनेस करेगा? लेकिन भारत सरकार ऐसा बिजनेस करता है। भारत सरकार ऐसा बिजनेस करेगा बउआ। क्यों? क्योंकि जो टैक्स वाला पैसा जो आता है ना, टैक्स तो 10 करोड़ गया, लेकिन 20 करोड़ बीचवा में नेताजी के घरे गया है ना। कहाँ गया? नेताजी के घरे। इसलिए ये काम बंद नहीं की करेगा। देखता नहीं क्या करता है, कैसे मुर्गा लड़ाएगा? लड़, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, लड़ दोनों, है, तू यादव है, तू राजपूत है, लड़ दोनों, तू पासवान है, तू पासी है, लड़ दोनों, है ना। लड़ाएगा कैसे?
पैसा रहेगा तब ना। कुत्ता से भी खराब आदमी है। अभी के समय में आदमी पालना सबसे आसान काम है और कुत्ता से ज़्यादा काम करके देगा। तुम्हारे पास पैसा है ना, आदमी पाल लो, कुत्ता मत पालो। क्योंकि कुत्ता बबुआ वफादारी दिखाएगा लेकिन अपना स्वाभिमान बचाने तक, उसका स्वाभिमान ही बचा रहे। हमारे यहाँ कुत्ता था बबुआ, एक आदमी के वही पल्लू जी के पहचान में करता हुआ, उनको एक बार पकड़ लिया, पैंट पकड़ लिया और छोटे पापा जो है उसको 1-2 डंडा मार बैठे। अब मार बैठे बबुआ तो वहाँ से भाग गया। अब प्रतिदिन यहाँ से मर गया बेचारा, यहाँ से वहाँ जाएगा, घूम रहा था, ऐसे घूम के देख लिया, वहाँ बैठे कोई आदमी बैठा हुआ तो देख लिया, उसका फिर चला जाएगा उधर, काले शाम घर से आएगा, फिर इधर घूम लिया, देख लिया, फिर चला जाएगा उधर। उसका स्वाभिमान है कि हमको मारे का है, क्योंकि हम आपका वफादारी निभा रहे थे, हमको मारे का है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर बोले कि आओ आओ नहीं मारेंगे, आओ। इतना समझदार था वो, आ गया फिर, आओ आओ नहीं मारेंगे, है ना। अगर 2 बच्चा चल रहा है घर में और लड़ा की बीचवा में घुस जाएगा वो, अब दोनों, एगो इधर भागा एगो उधर भागा, है ना, लड़ाई छूट गया। अब कोई नहीं है, अब लड़ गया, अब बीचवा में घुस जाएगा। और गाड़ी लगा हुआ था भैया का वहाँ, तो गाड़ी में बउआ जो जैसे ही गाड़ी आ गया, लाइट देखा, पहचान जाएगी गाड़ी आ गया, गेट खोले, गाड़ी में घुस जाएगा वहाँ पे। अब किसी का मजाल की गाड़ी भी सट जाए। एक दिन गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ था और जो है रात में पी करके उनका जो वीरेंद्र जो है धक्का उक्का दे रहा था, इसे काट दिया उसको। भाई रात में गाड़ी नहीं छू सकते, ऐसा वफादार था बउआ। उसको डांट देते थे अगर जा रहा है साथ में कि जाओ यहाँ से, लौट जाओ, तुम वापस नहीं जाना आगे, लौट जाता वहाँ से बउआ। ऐसा समझदार, मतलब ऐसा लगता कि जैसे पुराना किसी जन्म में हमसे परिचित हो हमारे परिवार से, इसलिए वो हमारे परिवार में आया था। और जितना बेचारा कर्ज खाया होगा सदा करके चला गया, है ना। बहुत समझदार कुत्ता था वो। तो ये होता है। लेकिन आदमी के 4 जूता मारो, उसके बावजूद पैसा देखा बउआ, वो फिर वो आएगा तुम्हारे पास, है ना। इसीलिए अभी आदमी पालना आसान है, कुत्ता पालना मुश्किल है। ठीक है, चलो बउआ, कहाँ थे बउआ? हाँ, चलो आगे बात करते हैं। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा का रचना काल, है ना, शाहनामा का रचना काल कब हुआ? 10वीं शताब्दी में। कब हुआ? 10वीं से 11वीं शताब्दी। पूछेगा कि शाहनामा का रचना कब हुआ था? 10वीं से 11वीं शताब्दी। कब से हुआ? 10वीं से 11वीं शताब्दी। ठीक है, में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। जो प्राचीन काल में बउआ जो है 10वीं 11वीं शताब्दी की बात करते हैं ना, अभी से 5000 साल पहले इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता में भी भारत और ईरान फारस जैसे देशों से व्यापार होता था। ठीक है बउआ, अभी से 5-10 साल पहले भी जो है 5000 साल पहले भी भारत और विभिन्न देश के विभिन्न और देशों के साथ जो है व्यापार होता था। ठीक है, आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। भाषा के अध्ययन को क्या बोलते हैं बउआ? भाषा, प्रश्न क्या बनता है, ध्यान देना। इसलिए बोलते हैं ना कि 8-10 साल से हुआ सिलेबस है 15 साल से, लेकिन फिर भी बच्चा सब 500 स्कोर क्या नहीं कर पाता है। वजह यही है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ देगा। अब यहाँ क्या बोला बउआ, देखो ध्यान देना, बोला कि आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। अब भाषा विज्ञान क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुम पढ़ लिया कि भाषा विज्ञान, पूछे कि भाषाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? भाषा विज्ञान। अब तुमको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया, तुम नहीं बना पाओगे, है ना। ये दिक्कत होता है। पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ लोगे, लेकिन समझना सबसे बड़ा चैलेंज है ना। तो पूछेगा तुमसे कि भाषा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? भाषा विज्ञान। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंधित भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भाषाभाषी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पूची, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। ध्यान देना बबुआ कि भाषाओं का जो है मिक्स भी होता है, 2-3 को भाषा बन मिलकर वो नया भाषा बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पूछेगा तुमसे कि उर्दू भाषा का उत्पत्ति कहाँ हुआ, किस देश में? भारत में हुआ है ना। उर्दू भाषा का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। और ये अरबी भाषा और हिंदी भाषा दोनों के कॉम्बिनेशन से खिचड़ी में बना है बउआ। जब दोनों मिला दिया तो क्या बन गया? खिचड़ी। उस खिचड़ी का नाम क्या हुआ? उर्दू। अभी योगी आदित्यनाथ तो बोलते हैं कि उर्दू हमारे यहाँ की भाषा नहीं है, और उनका बीजेपी का बहुत सा ऐसा नेता जो बोलता है कि हमारे यहाँ का उर्दू भाषा नहीं है। जरा भाषा विज्ञान पढ़ लीजिए कि भाषा का उत्पत्ति कैसे होता है ना। इनको शायद ये भी पता ना हुआ कि हिंदी जो है कितना स्टेज में चेंज होकर के आज हिंदी बना है। जो आज लोग हम हिंदी यूज करते हैं वो कितना चरण में बउआ परिवर्तित होकर के आज हिंदी बना है ना। तो ये चीज़ होती है। तो भाषा अगर पढ़ना चाहे तो बहुत सारा भाषा हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर बात करें तो द्रविड़ भाषा, दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोला जाएगा। उत्तर भारत में देखें तो हिंदी भाषा, बंगाली, गुजराती, मराठी, है ना। बहुत सारा भाषा जो हुआ है, असमिया, बोडो, डोंगरी, संथाली, बहुत सारा भाषा बोला जाता है। ठीक है, चलो
आगे, यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संस्थाओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्मसूत्रों या समचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्मसूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्यों को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आप इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। ठीक है बउआ, ध्यान देना कि विधि शास्त्र का मतलब क्या था, कानून के बारे में। हमारे यहाँ का सबसे पुराना विधि शास्त्र मनुस्मृति है ना बउआ। मानव का धर्म क्या है, एक मानव को क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। नीति शास्त्र की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे प्रमुख नीति की बात करें तो विदुर, महात्मा विदुर, उनके विदुर नीति है ना। फिर उसके बाद बात करें तो आचार्य चाणक्य का है ना, क्या बोलते उसको, अर्थशास्त्र, वो भी नीति का ही किताब है, राजनीति का किताब उसमें हुआ। राजनीति के बारे में बताया गया है कि कैसे एक राजा को होना चाहिए, राजा कैसे होगा, प्रजा का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, टैक्स कितना लेना है, किस तरीके से राज्य की रक्षा करना, इन सारी चीज़ों का उसमें बाकायदा डिफिनेशन दिया गया है। जब दुनिया में नीति के बारे में कोई नहीं जानता था उस वक्त हमारे यहाँ कूटनीति होती थी, नीति तो छोड़ो कूटनीति होती थी। ठीक है बउआ। दूसरी बात, जब दुनिया में जो लोकतंत्र भी करे ना, रिपब्लिकन, इसका कोई नाम नहीं जानता था, तब हमारे यहाँ गणतंत्र हुआ करता था बिहार में, है ना। तो ये चीज़ें होती है। अभी एगो टीचर है बउआ, सरकारी टीचर दिल्ली के, बिहारी को बहुत गाड़ी आई है, उनको पता नहीं कि बिहार क्या दिया है ना। बिहार के अगर उपदेश को बोला कि बिहार को अगर बाहर कर दे तो भारत विकसित राज्य देश है, बिहार की वजह से बिहार जो पिछड़ा हुआ है, सोचो बउआ कितना पीछे वाला सोच है। एक तो सरकार दोहरी चरित्र अपनाता है कि बिहार को कुछ विशेष पैकेज देता नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा दे नहीं रहा है, जबकि यहाँ जो है नेचुरल डिजास्टर बहुत सारा आता है, आपदा आता है बुआ, जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ से, दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित है जबकि उत्तर बिहार पानी में डूबा रहता है, एगो पीते पीते मरता है, एगो पानी बिना मरता है ना। तो ये सब समस्याएं, तो विशेष पैकेज देना चाहिए। जैसे परिवार में कोई व्यक्ति जो है कमजोर है तो उसको विशेष तरीके से ध्यान, बीमार है तो उसको ध्यान देना होगा ना कि इलाज उसको करो, उसको स्वस्थ किया जाए। अब बोलिए कि ना एक मारिए दे, सबसे बढ़िया का में खर्च हो रहा है ज़्यादा, तो ये होने वाला बात है बउआ, मर दोगे तो फिर मानवता कहाँ। तो बिहार ठीक है, पिछड़ा राज्य है, ठीक है, इसका नुकसान हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसको बढ़िया से इसको डेवलप कराइए, इसको विशेष पैकेज दीजिए, दवाई खिलाइए तो स्वस्थ होगा, ना मारिए दो इसको तो जहरे खिलवा दो, है ना। वैसे भी तो जहर सरकार जो है बिहार को जहरे दे रहा है, जातिगत धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर। तो आज की क्लास से बउआ इतना ही, बाकी हम लोग जो कहानी बच गया वो कल देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है।